जय हिंद दोस्तों। अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हम ब्लॉक से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर रहे थे और वहाँ हमने नॉर्मल फोर्स है और अपना जो कॉन्टैक्ट फोर्स है उसके बारे में डिटेल में स्टडी किया था। तो उससे रिलेटेड हमने जो सीखा था उसको हम कुछ मिनट के अंदर है रिवाइज कर लेते हैं। हमने वहाँ देखा था कि कोई भी सिस्टम है वो दो तरह से काम करता है। एक तो होता है हमारा सिस्टम है वो साम्यावस्था की स्थिति में हो यानी कि इक्विलिब्रियम की स्थिति में हो, और सेकंड है हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम की स्थिति में नहीं हो यानी कि साम्यावस्था की स्थिति में नहीं हो। यानी फर्स्ट कंडीशन जब हमारा सिस्टम है साम्यावस्था में हो, साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो। ये कब होती है? जब सिस्टम पे लगने वाला जो टोटल फोर्स है वो जीरो हो, यानी कि जो सिस्टम का जो एसिलेशन है वो क्या हो? जीरो हो। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है? जब हमारा सिस्टम है वो साम्यावस्था में नहीं हो, यानी कि जो सिस्टम पर जो लगने वाला जो टोटल फोर्स है एफ नेट है वो जीरो के बराबर नहीं हो, यानी कि हमारा जो सिस्टम है वो किसी एसिलेशन के साथ आगे की ओर मूव कर रहा हो। इसको मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ कि मान लेते हैं कोई भी एक ब्लॉक है, ठीक है, ग्राउंड पे रखा है और ब्लॉक का मास कितना है? मान लेते हैं 5 kg है। ठीक है। इस ब्लॉक पे कोई भी बल नहीं लग रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो सिस्टम है उसका एक्सीलरेशन कितना है? जीरो। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो ब्लॉक है वो साम्यावस्था में है। आपने देखा होगा आपके घर में कोई भी सोफा रखा है, बेड रखा है, उस पर किसी भी तरह का कोई बल नहीं लग रहा है, सोफा है जहां रखा है वहीं का वहीं स्थिर रखा है, तो हम क्या कहेंगे? सोफा है वो साम्यावस्था की स्थिति में, इक्विलिब्रियम की स्थिति में है। क्या होता है कि आप एक तरफ से उस पर धक्का लगाना शुरू कर देते हैं, यानी कि इस ब्लॉक पर कोई भी एक फोर्स एफ लगाना शुरू कर देते हैं, और फोर्स कितना है? मान लेते हैं 10 न्यूटन का है। 10 न्यूटन का एक बल है वो लगा रहे हो आप। तो अब क्या ये सिस्टम साम्यावस्था में है? नहीं। अब ये सिस्टम है वो किसी दिशा के अंदर आगे की ओर मूव करना शुरू कर देता है ना। तो अब क्या है? सिस्टम पे जो एफ नेट है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो हम क्या कहेंगे? सिस्टम है हमारा साम्यावस्था में नहीं है। क्या है? साम्यावस्था में नहीं है। ठीक है। अगर क्या होता कि इस पर इधर वाली तरफ से भी एक 10 न्यूटन का बल लगा देते, यानी कि मान लो सोफे पर एक तरफ से आप 10 न्यूटन का बल लगा रहे हो, दूसरी तरफ से आपका भाई है वो 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो मान लेते हैं ये वाली डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है और ये वाली जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो एक्स डायरेक्शन में जो लगने वाला टोटल फोर्स है वो कितना है? जीरो। तो हम क्या कहेंगे कि एक्स डायरेक्शन में अगर एफ नेट है वो जीरो है, एफ नेट इक्वल टू जीरो, तो एफ नेट इक्वल टू जीरो है तो अभी भी सिस्टम हमारा क्या है? साम्यावस्था की स्थिति के अंदर है। तो हम ब्लॉक से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो दो तरह की प्रॉब्लम है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम कौन सी होगी? जब हमारा सिस्टम है वो साम्यावस्था में हो, और सेकंड कौन सा है? जब हमारा सिस्टम है वो साम्यावस्था में नहीं हो। तो मैं दोनों के ही कुछ एग्जांपल है वो आपको करवा देता हूँ। फर्स्ट जो एग्जांपल है उसमें हमें क्या दे रखा है? ये मान लीजिए कोई भी एक इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है। ये इंक्लाइन प्लेन है, ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल के साथ क्या अल्फा एंगल के ऊपर है रखा हुआ है। एक दूसरा इंक्लाइन प्लेन है जो कि क्षैतिज के साथ है बीटा एंगल बना रहा है। ठीक है। और एक कोई भी ब्लॉक है, ये कोई भी एक ब्लॉक मान लीजिए जो कि रखा है यहाँ पर। इस ब्लॉक का द्रव्यमान है आपको दे रखा है m। ये ब्लॉक का द्रव्यमान है वो m दे रखा है, और आपको कह दिया जाए कि ये सिस्टम है वो साम्यावस्था की स्थिति में है। साम्यावस्था की स्थिति के अंदर इस सिस्टम पर जो लगने वाले जो जितने भी तरह के बल है उनके बारे में बताइएगा क्या होगा। तो देखिए क्या है, यहाँ पर दो अपने पास इंक्लाइन प्लेन दे रखा है, तो यहाँ पर कौन कौन से अपना कॉन्टेक्ट फोर्स है और कौन कौन से अपना नॉर्मल फोर्स है उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए कॉन्टेक्ट कहाँ कहाँ हो रहा है। सबसे पहले ये आपका एक ब्लॉक दे रखा है, ये मास m का एक ब्लॉक दे रखा है ना। ये ब्लॉक है इस इंक्लाइन प्लेन को टच कर रहा है। टच कहाँ पर कर रहा है? दो पॉइंट पे टच कर रहा है। पहला पॉइंट कौन सा? एक तो ये पॉइंट हो गया आपका, है ना। एक सेकंड पॉइंट कौन सा है? ये वाला। ठीक है। अब दोनों पर अलग अलग, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन का एंगल अलग अलग है तो अलग अलग एंगल के ऊपर ये टच कर रहा है। ठीक है। एक हमने वहां के जो अपनी लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने देखा क्या था कि जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, जो कॉन्टेक्ट फोर्स होता है वो भी सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर जो अपना कॉन्टेक्ट फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? कॉन्टेक्ट फोर्स लगेगा आपका हमेशा जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि कॉन्टेक्ट फोर्स लगेगा आपका इस डायरेक्शन में। ठीक है। इस वाली सरफेस पे कॉन्टेक्ट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? इधर वाली डायरेक्शन में। ठीक है। इनको आप क्या नाम देंगे? मैं इसको नाम दे देता हूँ आपका R1 और इसको मैं दे देता हूँ R2। ठीक है। एक हमने लास्ट वीडियो में क्या स्टडी किया था? हमने देखा था कि कोई भी मास m है उस पर हमेशा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वजह से एक फोर्स लगता है, और उसकी डायरेक्शन कौन सी होती है? हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पर जो ये मास m है उस पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? mg के बराबर होगी। ठीक है। क्या इसमें कोई डाउट आपको? एक हमने देखा था कि कोई भी समांतर रेखाएं हैं, अगर वो यहाँ पर अगर एल्फा एंगल बना रही है तो यहाँ पर भी कितना एंगल बनेगा? एल्फा का एंगल बनेगा, बनेगा ना। तो यहाँ पर देखिए एंगल कितना आएगा? अगर ये वाला एंगल है आपका एल्फा तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला भी एंगल एल्फा होगा, होगा ना एल्फा। ये वाला एल्फा है तो ये वाला भी एल्फा ही होगा। ठीक है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर भी एक समांतर रेखा खींचेंगे, तो अगर ये वाला एंगल बीटा एंगल है तो इधर जो एंगल बनना है ये भी कितना बनेगा? बीटा। तो अब जो अपना R1 है और R2 है इसके हम कंपोनेंट बनाएंगे, तो कंपोनेंट कौन कौन से आएंगे? तो देखिए यहाँ पर अपने पास में दो कंपोनेंट बनकर आएंगे, एक तो इधर वाली तरफ कंपोनेंट बनकर आएगा और एक कौन सा आएगा? देखिए कंपोनेंट अपनों ने बनाया था कितना था, जैसे कोई भी एक बल है, फोर्स F है। ठीक है। फोर्स F
अगर यहाँ थीटा एंगल बना रहा है तो फोर्स एफ उसके दो कंपोनेंट बनकर आएंगे, एक तो कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में। तो इधर वाली डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा एफ कोस थीटा, और इधर वाली डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा एफ साइन थीटा, हमने स्टडी किया। तो यहाँ पर देखिए ये एक अगर एल्फा बन रहा है तो यहाँ से परपेंडिकुलर यानी कि इस डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा वो कितना होगा। देखिए ये वाला जो एंगल है वो कितना है, ये वाला जो टोटल एंगल है आप ही देख के बताइए कितना है। ये वाला जो टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री है ना ये टोटल एंगल। तो अगर ये वाला एंगल एल्फा है तो ये वाला जो बच गया जाएगा ये कितना होगा 90 माइनस एल्फा हो जाएगा। तो ये वाला जो आपके पास में आएगा ये किसके बराबर होगा एल्फा के बराबर। तो R1 के दो कंपोनेंट अपने पास में बनकर तैयार हो जाएंगे, एक तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा ये किसके बराबर होगा, ये होगा आपका R1 कोस एल्फा, और एक इधर वाली डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनकर आएगा ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा अपना R1 साइन एल्फा। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ R2 के कंपोनेंट देखें तो यहाँ पर अगर ये बीटा एंगल है, ये वाला बीटा एंगल है, तो ये वाला कितना होगा 90 माइनस बीटा, तो इसका इधर वाली डायरेक्शन में जो एंगल आएगा ये कितना हो जाएगा बीटा। ठीक है। तो R2 के दो कंपोनेंट अपने पास बनकर आएंगे, एक तो इधर वाली साइड बनकर आएगा ये क्या होगा R2 साइन बीटा, और इधर वाली तरफ जो अपने पास में आएगा ये क्या हो जाएगा R2 कोस बीटा। ठीक है। तो अभी साम्यावस्था की स्थिति के अंदर हमारे सिस्टम पर कौन कौन से बल लग रहे हैं, पहले हम देखते हैं कि इसका एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से बल लग रहे हैं, एक्स डायरेक्शन के अंदर कौन कौन से बल लग रहे हैं। तो साम्यावस्था की कंडीशन कौन सी है, साम्यावस्था की स्थिति में यानी कि जो हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होता है, सिस्टम पर जो लगने वाला एफ नेट है वो जीरो होता है। जीरो होता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ सिस्टम के ऊपर जो टोटल बल कौन सा लग रहा है, देखिए अपना सिस्टम है वो एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन दोनों में डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में, तो एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में आपका बल लग रहा है एक तो R1 साइन एल्फा, कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो मैं इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखूंगा। आपका R2 साइन बीटा ये कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि ये अपना पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मान ली हमने, ये आप क्या मानेंगे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में इसलिए मैं इसको माइनस चिन्ह के साथ लिखूंगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा माइनस R2 साइन बीटा। ठीक है। नेट फोर्स इतना ही लग रहा है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से क्या है कि हमारा जो सिस्टम है उस पर अगर वाई डायरेक्शन के अंदर है वो भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, तो समेशन ऑफ एफ नेट इक्वल्स टू जीरो, कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन के लिए बात करें तो वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, वाई डायरेक्शन में भी हमारे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो आपका ये लग गया कौन सा, एक तो लग रहा है ये आपका R1 कोस एल्फा, एक लग रहा है आपका R2 कोस बीटा, और एक आपका लग रहा है mg। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, इसमें देखिएगा R1 कोस एल्फा और R2 कोस बीटा है, ये कौन सी डायरेक्शन में लग रहे हैं, ये लग रहा है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, इसलिए मैं इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखूंगा, क्या हो जाएगा R1 कोस एल्फा प्लस R2 कोस बीटा माइनस ऑफ, देखो माइनस एक बार साइन नहीं लगाते। ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये mg कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, mg लग रहा है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में लग रहा है, तो मैं इसको माइनस चिन्ह के साथ लिखाऊंगा, ये f बराबर mg के बराबर हो गया। और ये एफ नेट किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, तो ये जीरो के बराबर आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 से आपके पास में क्या आ रहा है, इक्वेशन 1 से आप कर रहे हो कि R1 साइन एल्फा इक्वल्स टू R2 साइन बीटा। ठीक है, हो गया ना। इसी प्रकार से आपके पास में यहाँ इक्वेशन से, इस इक्वेशन से आपके पास में क्या आ जाता है R1 कोस एल्फा प्लस R2 कोस बीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा mg के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब आप चाहो कि R1 और R2 की वैल्यू पुट करनी है तो किस तरह से करोगे, आप कर सकते हो यहाँ साइन एल्फा ये इसके नीचे आ जाएगा, ये इसके साइन एल्फा नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से R1 की वैल्यू है अगर आप यहाँ रखोगे तो आपके पास ये इक्वेशन किसमें बन जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास में R2 की फॉर्म में, तो आप बड़ी आसानी से R2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। फिर R2 की वैल्यू वापस इस इक्वेशन में रख दोगे, ये ऊपर वाली इस इक्वेशन में रख दोगे, तो यहाँ से हमारे पास में R1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो ये आप अपने आप से इसको सॉल्व कीजिएगा। हम एक नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जैसे हमने दो इंक्लाइन प्लेन माने और अपना जो सिस्टम है वो साम्यावस्थायी कंडीशन में माना है, हम एक साम्यावस्थायी कंडीशन में एक प्रॉब्लम और मान लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है, जैसे मान लीजिए एक सीधी दीवार दे दी आपको, ये आपको एक सीधी दीवार दे दी और दीवार के साथ ये एक आपको दे दिया इंक्लाइन प्लेन दे दिया, और आपको साथ में एक दे दिया कोई भी एक स्फीयर दे दिया, यहाँ से एक स्फीयर दे दिया आपको, ये आपको स्फीयर दे दिया। ये कॉन्टेक्ट में नहीं है ना, कॉन्टेक्ट में कर देते इसको, ये लीजिए इसको मिटा के इसको फिर से कॉन्टेक्ट में करेंगे, ये लीजिए आपका आ गया कॉन्टेक्ट में। अब ये वाला सिस्टम भी आपका साम्यावस्था की कंडीशन है, तो साम्यावस्था की कंडीशन में आपसे पूछ लिया जाए कि भैया सिस्टम के अंदर जो भी आपका कॉन्टेक्ट फोर्स है वो कितना लग रहा है, अगर इसमें जो दिया गया ब्लॉक है उसका मास है वो आपको m दे दिया जाए, तो उस कंडीशन के अंदर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया होना चाहिए, हमें दिया होना चाहिए कि इंक्लाइन प्लेन है वो कितना एंगल बनाता है, तो आपको दे रखा है कि इंक्लाइन प्लेन है वो एल्फा एंगल बना रहा है, और क्या है देखिए मास m है तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन तो लगेगा ही लगेगा, तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वजह से यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी mg के बराबर हो जाएगी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। कॉन्टेक्ट फोर्स है वो हमेशा किसके लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, तो एक तो इस डायरेक्शन में एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। ठीक है। और सेकंड कौन से डायरेक्शन में लगेगा, सेकंड लगेगा यहाँ पर इन दोनों का भी कॉन्टेक्ट हो रहा है तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में लगेगा।
कोई डाउट है इसमें? अब देखिए कंपोनेंट लेने तो आपको आते ही है, कंपोनेंट किस तरह से लेंगे, अगर ये वाला आपका अल्फा डिग्री का एंगल है तो ये वाला भी अल्फा डिग्री का एंगल होगा, और ये अल्फा डिग्री का एंगल है तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा, तो ये वाला जो बनकर आएगा ये कितना हो जाएगा अल्फा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मान लेता हूँ ये नॉर्मल फोर्स है, इसको मैं R1 या फिर जो कॉन्टैक्ट फोर्स से डिनोट कीजिए, ज़्यादा आपको सही रहेगा। ये कॉन्टैक्ट फोर्स जो R1 है और इसको मैं कॉन्टैक्ट फोर्स को मान लेता हूँ R2 है, तो R2 के अपने कंपोनेंट तैयार करेंगे, तो कंपोनेंट कौन कौन से बनकर आएंगे, एक तो अपना कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में कितना आएगा, ये आएगा अपना R2 cos अल्फा, और एक आएगा अपना इस डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी अपना R2 sin अल्फा। ठीक है, अभी भी हमारा सिस्टम है वो क्या है, इक्विलिब्रियम की स्थिति में है, यानी कि साम्यावस्था की स्थिति के अंदर है। साम्यावस्था की स्थिति में है तो क्या होगा कि इसका एक्स डायरेक्शन के अंदर जो एफ नेट है वो जीरो होगा, कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, इसका वाई डायरेक्शन के अंदर जो एफ नेट है वो भी जीरो होगा। यही होता है ना इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में एफ नेट जीरो है, तो एक्स डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में एक तो ये R1 लग रहा है और दूसरा ये R2 sin अल्फा लग रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा R1, क्योंकि देखिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो इसको मैं पॉजिटिव लिखूंगा, R2 sin अल्फा क्या है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए मैं इसको नेगेटिव साइन के साथ लिखूंगा, माइनस R2 sin अल्फा इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इसी प्रकार से बात करें वाई डायरेक्शन के अंदर, वाई डायरेक्शन के अंदर जो लगने वाले बल है उनकी बात करें तो वाई डायरेक्शन कौन कौन सा बल लग रहा है, एक तो आपका mg लग रहा है और दूसरा R2 cos अल्फा लग रहा है। तो देखिए R2 cos अल्फा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, इसलिए मैं इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखूंगा, R2 cos अल्फा माइनस ऑफ mg इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि हमारा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ से R1 है वो आपका किसके बराबर आ जाता है, R1 आता है R2 sin अल्फा के बराबर, और यहाँ से अपना R2 है उसकी वैल्यू कितनी आती है, R2 बराबर आ जाता है आपका mg बाई cos अल्फा के बराबर आ जाता है। यहाँ से इक्वेशन 1 एंड 2 से आप बड़ी इजीली R1 और R2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। R2 की वैल्यू तो आपके पास आ ही चुकी है, R1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए यहाँ से, तो आपके पास में फाइनली R1 है वो किसके बराबर आ जाएगा, mg या sin अल्फा बाई cos अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, tan अल्फा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको, अगर हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेकंड अपना जो कंडीशन है, जब सिस्टम है अपना इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं हो, यानी कि हमारा जो सिस्टम है उसके ऊपर जो लगने वाला जो बल है वो डस नॉट इक्वल्स टू जीरो, समेशन ऑफ जितने भी तरह के बल लग रहे हैं वो डस नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि हमारा जो सिस्टम है वो किसी न किसी एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, इसमें आपको एक ब्लॉक दे रखा हो सकता है, आपको एक ब्लॉक दिया जा सकता है, उस ब्लॉक के कॉन्टेक्ट में आपको दूसरा ब्लॉक दिया जा सकता है, उसके कॉन्टेक्ट में आपको तीसरा ब्लॉक दिया जा सकता है। इसके अलावा आपसे क्या प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, आपसे पूछी जा सकती है किसी एक ब्लॉक के ऊपर कोई दूसरा ब्लॉक रखा जा सकता है, उस ब्लॉक के ऊपर कोई एक तीसरा ब्लॉक रखा जा सकता है, या अपनों ने अभी एक एग्जांपल अपनों ने देखा कि जैसे कि दो इंक्लाइन प्लेन रखे हैं, ये दो इंक्लाइन प्लेन रखे हैं और इसके ऊपर ये एक मास m की एक पट्टी अपनों ने रखी थी, कैपिटल एम मास की पट्टी रखी थी, और ये एंगल जैसे आपको बीटा एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है, अल्फा एंगल दे रखा है। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं है, यानी कि सिस्टम है वो मान लेते हैं इस पे क्या बल लग रहा है, ये मान लेते हैं mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इस mg डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स की वजह से क्या है, ये इंक्लाइन प्लेन है, दोनों मूव कर रहे हैं, ये दोनों साइड के जो ये इंक्लाइन प्लेन है वो किसी न किसी मोशन कर रहे हैं। ठीक है, ये इन्होंने गति इंक्लाइन प्लेन है, यानी कि ये वाला जो इंक्लाइन प्लेन है वो इस डायरेक्शन में कहीं मूव जा कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में कुछ मूव कर रहा है। ठीक है, तो कितना आपसे आपसे पूछ लिया जा सकता है कि दोनों इंक्लाइन प्लेन है वो कितना मूव करेंगे, उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये वाली प्रॉब्लम है हम अपने डिस्कस करेंगे जब सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड प्रॉब्लम अपने सोल्व करेंगे ना। तो क्या होता है कि इस तरह की प्रॉब्लम के अंदर सेंटर ऑफ मास बड़ी अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि उनकी सिस्टम या निकाय का सेंटर ऑफ मास कभी भी चेंज नहीं होता। तो वहाँ हम क्या है कि अलग अलग इनका जैसे जो इंक्लाइन प्लेन है अपना, जो ये ब्लॉक दे रखा है या कोई भी प्लेट दे रखा है, इनका पहले स्टार्टिंग में सेंटर ऑफ मास कितना था, बाद में सेंटर ऑफ मास कितना है, तो उस तरह से इसको जब अपने कोरिलेट करेंगे तो अपने बड़े ही आसानी के साथ है इस प्रॉब्लम को वहाँ सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास के बारे में हम जानकारी लेते हैं, उसके बाद में ये प्रॉब्लम पर हम फिर से आएंगे। उससे पहले क्या है कि ये कुछ आसान प्रॉब्लम्स है, इनके बारे में हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी देखा था कि जब भी आपके पास में कोई भी सिस्टम दे रखा हो, जैसे जिनके मास दे रखा हो m1 m2 m3 दे रखा हो, और उसके ऊपर कोई भी जैसे फोर्स लगा दिया, जैसे इधर वाली डायरेक्शन से आपको लगा दिया फोर्स लग रहा है, मान लीजिए 10 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर वाली साइड से आपको बता दिया जैसे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि सिस्टम का आइसोलेशन क्या होता है, तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि आप इस कंडीशन के अंदर क्या मानेंगे, इस सिस्टम को जितने भी द्रव्यमान है उनको एक आप निकाय की तरह यानी कि सिस्टम की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर टोटल इस सिस्टम का जो टोटल मास है वो कितना हो जाता है, यानी तीनों जो ब्लॉक है उसका टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2 प्लस m3। तो यहाँ पर इसका मान लेते हैं क्वेश्चन में आपको दे रखा है m1 है वो 1 kg है, m1 है वो 1 kg है, m2 है वो 2 kg दे रखा है आपको, m3 है वो दे रखा है 3 kg।
ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाए कि इस सिस्टम पर का जो टोटल एक्सीलरेशन है वो किसके बराबर होगा, तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। हमने कहा था कि इस सिस्टम इन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम इन तीनों को क्या एक सिस्टम की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर जो सिस्टम का जो टोटल जो मास है वो कितना आ जाता है, इनको ऐड कर दीजिएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 को। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यानी कि एक 6 kg का एक ब्लॉक इसको मान लेते हैं। और हम देखते हैं कि इसके ऊपर एक तो इस डायरेक्शन में बल लग रहा है, इस डायरेक्शन में बल लग रहा है कितना है 10 न्यूटन का, और एक इस डायरेक्शन में बल लग रहा है और कितना लग रहा है 5 न्यूटन का। तो यहाँ पर जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो किस तरह से इक्वेशन बनेगी, तो देखिए एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में जो लग रहा है सिस्टम देखो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में तो है नहीं, तो यानी कि कुछ ना कुछ तो इस पे फोर्स लग रहा है, यानी कि कितना होगा फोर्स जो लग रहा है वो किसके बराबर होगा। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 10 न्यूटन का लग रहा है, तो 10 न्यूटन है पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, 5 न्यूटन है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए मैं इसको माइनस साइन के साथ लिखूंगा। ये किसके बराबर है, टोटल लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। और टोटल लगने वाला फोर्स है वो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा इस सिस्टम के मास का और सिस्टम के एक्सीलरेशन के बराबर। तो मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर होगा, तो मास कितना है इसका 6 kg है, एक्सीलरेशन कितना है वो a है। अब 10 माइनस 5 करेंगे तो ये यहाँ 5 न्यूटन के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ से एक्सीलरेशन है वो किसके बराबर आ जाएगा 5/6 बराबर आ जाएगा। ठीक है, काफी आसानी से इसे आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको 3 ब्लॉक है वो एक दूसरे के ऊपर रखे होते, तो उस कंडीशन के अंदर किस तरह से इस प्रॉब्लम को सोल्व करते। देखिए यहाँ पर एक ब्लॉक है जैसे जिसका मान लीजिए द्रव्यमान दे रखा है आपको 2 kg दे दिया, और इसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रखा है आपका, ठीक है, ये 1 kg दे रखा है। ठीक है, और आपको क्या है कि अभी तक जितनी देखिए अपने ने जितनी प्रॉब्लम्स देखी है उसके अंदर अपने क्या फ्रिक्शन फोर्स की कहीं बात नहीं कर रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स है यानी कि अपने घर्षण बल की कहीं बात नहीं करें। तो जब तक कि आपको क्वेश्चन के अंदर कहीं दे नहीं रखा है घर्षण फोर्स के बारे में, तो हम उसके नेग्लेक्ट मानेंगे। जब फ्रिक्शन फोर्स के बारे में दे रखा हो तो उन प्रॉब्लम को हम अभी थोड़ी देर में सोल्व करना सीखेंगे, पर अभी के लिए हम मानते हैं फ्रिक्शन फोर्स है हमारा वो 0 है। ना ही हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं, ना ही हम जब पार्टिकल जब मोशन में आ जाता है तो जो लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स है उसकी बात करते हैं। ठीक है, यानी गतिक घर्षण बल की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा जो सिस्टम है उसका हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि इस तरह के प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो हम क्या बनाते हैं उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इस सिस्टम पर क्या बल लग रहा है, मान लेते हैं इधर वाली तरफ से आपका लग रहा है फोर्स है वो कितना है, मान लेते हैं 10 न्यूटन का बल लग रहा है, ऊपर वाला ब्लॉक है उस पर इस डायरेक्शन में लग रहा है 5 न्यूटन का बल, 5 न्यूटन का बल लग रहा है। तो इस कंडीशन में आपसे पूछ लिया जाए कि जो बॉडीज है उसके ऊपर एक्स डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन कितना, वाई डायरेक्शन में कितना एक्सीलरेशन है। तो यहाँ पर देखिए आप जो 5 न्यूटन 10 न्यूटन का जो बल लगा रहे हो वहां अभी सिर्फ ये क्या है कि फ्रिक्शन तो लग नहीं रहा है, तो यहाँ पर जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये 5 न्यूटन का जो बल लग रहा है ये 10 न्यूटन पे जो लगने वाले बल है उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। जब फ्रिक्शन फोर्स करेंगे तो यहाँ 5 न्यूटन और 10 न्यूटन दोनों की अलग अलग वैल्यू है, बड़ी इंपॉर्टेंट रह जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ सरफेस के मध्य जो कॉन्टेक्ट होगा, कॉन्टेक्ट के होने की वजह से यहाँ पर एक रगड़ की वजह से एक फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा, और फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी, जिस डायरेक्शन में हमारा जो बल लग रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि 5 न्यूटन अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो आपका फ्रिक्शन फोर्स उस वक्त हम देखेंगे इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो एक बार इन प्रॉब्लम्स को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, इसको भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, जब हम फ्रिक्शन फोर्स है उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक तरह की प्रॉब्लम और है जो भी मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि कोई भी एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ये आपका इंक्लाइन प्लेन है जो कि कोई भी एक एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है आपने एम द्रव्यमान का। ठीक है, स्मॉल एम मान लेते हैं, इंक्लाइन प्लेन है उसका आपका मास दे रखा है कैपिटल एम दे रखा है, और आपको कह दिया जाए कि भाई ये इंक्लाइन प्लेन है ये किसी ए एक्सीलरेशन के साथ जा रहा है, ए एक्सीलरेशन के साथ जा रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारा मास एम है, मास एम है उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, इस मास एम है उसका एक्सीलरेशन है उसके बारे में पूछ लिया जाए। हमने अपनी लास्ट वीडियो में इतना तो उन्होंने स्टडी किया था कि कोई भी एक ब्लॉक है वो रखा है अगर इंक्लाइन प्लेन के ऊपर तो उस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा mg। ठीक है, उसे कंपोनेंट अपनों ने निकालना सीखा था, किस तरह से देखा था, इस डायरेक्शन में हमने देखा था, मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर ये वाला एंगल आपका थीटा है तो यहाँ पर ये जो ब्लॉक है ब्लॉक पर इधर वाले डायरेक्शन में जो यहाँ जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो यहाँ पर जो ये mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है आपका, तो इसके कंपोनेंट अपने बनाएंगे, तो ये वाला देखिए ये वाला जो एंगल कितना है, ये वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये फिर से क्या आ जाएगा थीटा एंगल हो जाएगा, तो इधर वाली डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो क्या हो जाएगा अपना mg कोस थीटा, और इधर वाली डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो क्या हो जाएगा अपना mg साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर mg के दो कंपोनेंट आएंगे और इधर वाली साइड में जो कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा mg कोस थीटा, और इधर वाली डायरेक्शन में जो कंपोनेंट था वो अपना mg साइन थीटा। तो इस पर जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है यानी कि जो अपना कॉन्टेक्ट फोर्स लग रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, या नॉर्मल फोर्स बोल दीजिए, ये लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में लगेगा, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, नॉर्मल फोर्स को अगर r से डिनोट करते हो तो r है वो किसके बराबर हो जाएगा अपना mg कोस थीटा। ठीक है, इसके अलावा जो mg साइन थीटा ये कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब एक चीज आप बताइए क्या हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, हमारा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं है।
नहीं है ना, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर अपना इंक्लाइन प्लेन है वो किसी ए एक्सीलरेशन के साथ जा रहा है, किस डायरेक्शन में? अगर ये वाली पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मान रहे हो तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर किस तरह से इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे? तो देखिए, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें दो चीजें क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। एक तो क्या पूछा जा सकता है, एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि अगर कोई भी ऑब्जर्वर है वो अगर इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मौजूद हो तो वो किस तरह से जो हमारा जो ब्लॉक एम है उसका मोशन है उसको स्टडी करेगा, ठीक है। एक आपसे इसमें प्रॉब्लम पूछी जा सकती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो ग्राउंड पे खड़ा होता तो वो किस तरह से इस प्रॉब्लम को देख रहा होता, ठीक है। तो इसमें अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर है इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि अभी अपने को दो तरह के जो रेफरेंस फ्रेम है वो पढ़ने हैं। कौन से? एक तो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम और एक अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। उनको स्टडी करने के बाद हम इन प्रॉब्लम्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। वहां हम देखेंगे कि अगर हमारा इंक्लाइन प्लेन है वो अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा हो तब इस ब्लॉक के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा होता, अगर हमारा इंक्लाइन प्लेन है अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर हमारा ब्लॉक है वो किसी एक्सीलरेशन के साथ अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इंक्लाइन प्लेन है वो किस इस डायरेक्शन में कितना मूव करेगा। तो इस तरह की अपने काफी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा जड़त्वीय निर्देश फ्रेम, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के बारे में। तो दोस्तों, आप में से कुछ स्टूडेंट हैं वो ये कमेंट करेंगे कि सर आप प्रॉब्लम के बारे में तो बता रहे हो, उनके सॉल्यूशन के बारे में नहीं बता रहे। तो देखिए बच्चों, इनके बारे में हम टॉपिक्स पढ़ने के बाद इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, परंतु हमें ये अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें स्टडी करना है, ठीक है। अगर हमें हमारे पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में अगर अच्छे से पता है तो फिर उनको कवर करना है, क्योंकि कड़ियाँ आपस में जुड़नी है वो जरूरी होती है कि अगर एक कड़ी दूसरे से जुड़ी है और आपको पता है कि हमें करना क्या है तो हम उन चीज़ों को क्रम वाइज है वो आसानी से करते रहते हैं। तो मैं इन टॉपिक्स के अंदर रिलेटेड जो आपको आगे पढ़ना आगे की क्लासेस के अंदर तो उसके बारे में जो भी थोड़ा बहुत आ रहा है वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। अभी हमें आज की वीडियो में सबसे पहले क्या पढ़ना है, हमें अभी टेंशन फोर्स के बारे में यानी तनाव बल के बारे में जानकारी लेनी है। तनाव दोस्तों, भी तनाव फोर्स यानी कि हमारा टेंशन फोर्स है उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। टेंशन फोर्स होता क्या है? देखिए, कोई भी एक रस्सी है, रस्सी के अंदर अगर हम उसको दोनों सिरों से पकड़ कर अगर उसमें खींचे तो रस्सी के अंदर एक तनाव आ जाता है। आपने कभी बचपन के अंदर पत्थर से रस्सी को बांध कर उसको गोल गोल है वो घुमाया होगा, तो आपने क्या देखा होगा कि रस्सी है वो तन जाती है और पत्थर है वो गोल गोल घूम जाता है। हमने सर्कुलर मोशन जब स्टडी किया था तो इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले अपने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले दो पार्ट्स कौन कौन से होंगे, हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो, यानी कि जो सिस्टम पर जो लगने वाला जो एफ नेट है वो 0 के बराबर हो, यानी कि साम्यावस्था की स्थिति में, ठीक है। सेकंड कंडीशन कौन सी है, जब हमारा सिस्टम वो साम्यावस्था की स्थिति में नहीं हो, यानी कि जो समेशन ऑफ एफ नेट इक्वल्स टू डज नॉट इक्वल्स टू 0, साम्यावस्था की स्थिति में नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब हमारा सिस्टम साम्यावस्था की स्थिति में होगा तो क्या होगा, जो सिस्टम का जो एक्सीलरेशन है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो साम्यावस्था की स्थिति में नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो सिस्टम का एक्सीलरेशन है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो साम्यावस्था की स्थिति में क्या होगा कि ये मान लीजिए हमारी कोई भी रस्सी है, ये रस्सी आपकी है, इस रस्सी के दोनों सिरों के ऊपर बराबर बल लग रहे हैं, या तो देखिए कोई भी बल नहीं लग रहा है तो भी साम्यावस्था की स्थिति में, या फिर उस पर दोनों तरफ से जो लगने वाले बल है वो बराबर हो, यानी कि अगर इधर वाली तरफ 5 न्यूटन का बल लग रहा है तो इधर वाली तरफ भी 5 न्यूटन का बल लग रहा है, दोनों तरफ से बराबर बल लग रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी हमारा सिस्टम है वो साम्यावस्था की स्थिति के अंदर, ठीक है। और साम्यावस्था की स्थिति में नहीं वाली कंडीशन में क्या होगा, ये जो आपकी रस्सी दे रखी है उसके दोनों सिरों पर जो लगने वाला जो नेट फोर्स है वो इक्वल नहीं हो, जैसे इधर वाली तरफ 5 न्यूटन का बल लग रहा हो, इधर वाली तरफ है वो 2 न्यूटन का बल लग रहा हो, तो उस कंडीशन में क्या है, हमारा सिस्टम है वो साम्यावस्था की कंडीशन में नहीं है। परंतु यहाँ पर दो कंडीशनें और आ जाएगी। दो कंडीशनें कौन सी आ जाएगी कि हमारा जो रस्सी है उसका द्रव्यमान है वो 0 हो, द्रव्यमान है वो 0 हो। सेकेंड कंडीशन क्या आ जाएगी, जब सिस्टम है उसका यानी कि रस्सी है, रस्सी का द्रव्यमान है वो 0 नहीं हो, ठीक है। यहाँ भी दो कंडीशनें निकल कर आएगी, हमारा जो रस्सी है उसका द्रव्यमान 0 हो और द्रव्यमान 0 नहीं हो, ठीक है। आप कहेंगे भाई ऐसा हो सकता है क्या कि रस्सी है उसका द्रव्यमान 0 हो? बिल्कुल, देखिए हम जब आइडियल कंडीशन मानेंगे ना तो उस आइडियल कंडीशन के अंदर जैसे अभी थोड़ी देर बाद में हम घिरने वाली प्रॉब्लम या पुली से रिलेटेड जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम वहां पर भी दो कंडीशन स्टडी करेंगे। एक तो कंडीशन कौन सी होगी, जब हमारी जो पुली है उसका मास है हम 0 मानते हैं, उसको फ्रिक्शनलेस मानते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब उसमें हम मास है वो 0 नहीं मानते हैं। तीसरी कंडीशन क्या लेंगे, जब उसमें फ्रिक्शन फोर्स है, यानी कि जो पुली है, पुली के ऊपर जब हम रस्सी से उसको खींचेंगे तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स भी वर्क कर रहा होगा। तो इस तरह की काफ़ी सारी कंडीशनें हो जाती है। तो यहाँ पर अपने पास में ये 4 कंडीशनें हैं वो हमें है स्टडी करनी है। फर्स्ट कंडीशन कौन सी है, जब सिस्टम हमारा साम्यावस्था में हो, साम्यावस्था में हो, ठीक है, परंतु जो हमारा जो रस्सी है उसका द्रव्यमान 0 हो। सेकंड कौन सी है, जब हमारा रस्सी है उसका द्रव्यमान डज नॉट इक्वल टू 0,
ठीक है। सेकंड अपने पास दूसरी कंडीशन कौन सी आएगी, सेकंड अपने पास में होगा जब सिस्टम हमारा साम्यावस्था में नहीं हो, यानी कि जो लगने वाला जो नेट फोर्स है वो डज नॉट इक्वल टू 0 हो। उस कंडीशन के अंदर भी हम दो स्टडियां करेंगे। पहली कौन सी करेंगे कि हमारा जो सिस्टम है उस यानी कि जो रस्सी है उसका द्रव्यमान 0 और डज नॉट 0। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। दोस्तों अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो हमारी रस्सी है, रस्सी के अंदर हम तनाव बल है वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उसके हर एक पॉइंट के ऊपर क्या तनाव समान रहेगा असमान रहेगा, उसको हम देख लेते हैं। देखिए अगर रस्सी का द्रव्यमान आपको 0 दे रखा है, यानी कि जो रस्सी है वो द्रव्यमान रहित है, का द्रव्यमान 0 दे रखा है, तो उस कंडीशन के अंदर रस्सी के हर एक पॉइंट के ऊपर तनाव है वो समान रहेगा। यानी कि रस्सी के चाहे आप इस सिरे के ऊपर तनाव बल देखिए, चाहे इस पॉइंट के ऊपर तनाव देखिए, या इस पर, हर एक पॉइंट के ऊपर जो टेंशन फोर्स है, अपना जो तनाव बल है वो समान रहेगा। तब जब रस्सी का द्रव्यमान हम शून्य मानते हैं। तो जब निकाय साम्यावस्था की कंडीशन में है, चाहे हमारा निकाय और साम्यावस्था की कंडीशन में नहीं हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर जो तनाव है वो बराबर रहेगा अगर द्रव्यमान नहीं है रस्सी में। ठीक है, ये समान रहेगा। अब हमारे पास में दो कंडीशनें बच जाती है, जब एक तो हमारा निकाय है वो साम्यावस्था में है और नहीं है, जब रस्सी है उसमें द्रव्यमान है वो 0 नहीं हो, उस कंडीशन में क्या होगा। तो देखिए दोस्तों उस कंडीशन में क्या रहेगा, जब निकाय हमारा साम्यावस्था की कंडीशन में हो, साम्यावस्था की कंडीशन में क्या रहेगा, यानी कि इधर वाली तरफ अगर 2 न्यूटन का बल लग रहा है तो इधर वाली तरफ भी 2 न्यूटन का बल लग रहा हो। या फिर क्या हो सकता है कि रस्सी है वो हमारी ग्राउंड के ऊपर सीधी रखी है, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, तो उस कंडीशन के अंदर भी हमारा जो रस्सी है उसके हर एक पॉइंट के ऊपर जो लगने वाला तनाव बल है वो समान रहेगा। तो यानी कि जब निकाय हमारा साम्यावस्था की स्थिति में हो, तो चाहे रस्सी में द्रव्यमान है या नहीं है, दोनों ही कंडीशन में तनाव है वो समान रहेगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट कंडीशन कौन सी बन जाती है, जब निकाय हमारा साम्यावस्था की स्थिति में नहीं हो, साम्यावस्था की स्थिति में नहीं है और जो रस्सी है रस्सी के अंदर द्रव्यमान दे रखा है, तो उस कंडीशन के अंदर तनाव है वो हर एक पॉइंट पर अलग अलग होगा। यानी कि मान लेते हैं रस्सी है, रस्सी के ऊपर इधर वाली तरफ 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो जो इस छोर से आप रस्सी को खींच रहे हो तो उसके बिल्कुल नजदीक वाले पॉइंट के ऊपर तनाव बल है वो अलग रहेगा, उसे कुछ दूरी पर तनाव बल है वो अलग रहेगा, और जो लास्ट वाला जो छोर है उसके ऊपर तनाव बल है वो अलग रहेगा। तो यानी कि आप क्या कहेंगे, रस्सी के प्रत्येक पॉइंट पर, रस्सी के प्रत्येक बिंदु पर तनाव बल असमान रहेगा, समान रहेगा या असमान होगा, जैसे आप लिखना चाहो। ठीक है। अभी आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब तनाव बल समान रहेगा तब प्रॉब्लम को किस तरह सोल्व करेंगे, और जब तनाव बल है वो अपना असमान रहेगा उस कंडीशन को किस तरह से सोल्व करेंगे। तो देखिए जब तनाव बल है अपना समान हो, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले मैं एक बार ये वाली जो प्रॉब्लम हो वो डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ में, कि जब हमारा जो तनाव बल है वो असमान हो। ठीक है, इस तरह से सोल्व करोगे। मान लेते हैं ये आपकी एक रस्सी है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान आपको दे दिया कितना, 10 kg दे रखा है। इस रस्सी की लंबाई मान लेते हैं आपको दे रखी है L दे रखी है। ठीक है, और आपको पूछ लिया जाए कि इस रस्सी के ऊपर अगर 10 न्यूटन का इधर वाली तरफ से एक बल लग रहा है, तो इससे कोई भी एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है L/4 डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है L/4 डिस्टेंस के ऊपर कोई एक बिंदु है, इस बिंदु पर जो लगने वाला तनाव बल है वो कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कैलकुलेट करने के लिए। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो रस्सी को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिएगा, एक तो ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, और एक दूसरा पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक है, तो आपको सबसे पहले रस्सी को दो भाग में डिवाइड कर लेना है और दोनों के अलग अलग द्रव्यमान है वो कैलकुलेट कर लेने हैं। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए हम जानते हैं कि जो रस्सी है उसकी लंबाई अगर L लंबाई है, L लंबाई की रस्सी में अगर 10 kg का वेट दे रखा आपको, तो इसकी एकांक लंबाई में द्रव्यमान कितना होगा, 10/L। तो इसकी L/4 लंबाई है, L/4 लंबाई है, उसका द्रव्यमान कितना होगा, 10/L इंटू L/4। तो यहाँ से आप क्या कहोगे, 5/2। क्या किसी को कोई दिक्कत है, 5/2 को भी आप क्या कहोगे, 2.5 kg। तो यानी कि इधर वाला जो पार्ट है इसका वेट कितना आ जाएगा, 2.5 kg आ गया। तो ये वाला जो इधर वाला जो पार्ट है इसका वेट कितना आ जाएगा, 10 में से 2.5 kg आप निकालोगे तो आपके पास में बचेगा 7.5 kg। अब आपको क्या करना है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ये आपका इधर वाला जो पोर्शन आ गया, इधर वाला जो पोर्शन आ गया इसका वेट आपको दे रखा है 2.5 kg। ठीक है, और ये जो दूसरा ब्लॉक है इसका आपका वेट कितना आ गया, 7.5 kg। ठीक है, आप क्या देख रहे हो, 7.5 kg वाले ब्लॉक पे लग रहा है फोर्स कितने न्यूटन का, यहाँ से 10 न्यूटन का लग रहा है। अब आप क्या करोगे, इन दोनों ब्लॉक को आप मान लेंगे कि ये एक रस्सी से बनते हैं, ठीक है, जिस रस्सी का द्रव्यमान क्या है, 0 है, यानी कि द्रव्यमान 0 है। तो आप क्या कहेंगे, इस रस्सी के हर एक पॉइंट के ऊपर जो तनाव बल है वो कितना है, समान है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर टेंशन फोर्स है वो बड़े ही आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट करोगे। अभी हमारा सिस्टम है वो क्या है, साम्यावस्था की स्थिति में है या नहीं।
ठीक है, सिस्टम है उसमें 10 न्यूटन का बल लग रहा है, किसी फ्रिक्शन फोर्स की वो बात कर नहीं रहा है, फ्रिक्शन फोर्स की बात नहीं कर रहा, तो यानी कि निश्चित तौर पे हमारा सिस्टम है वो साम्यावस्था की स्थिति में नहीं है, इधर वाली तरफ किसी ए एक्सीलरेशन के साथ वो जा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसकी इक्वेशन क्या आएगी अपने पास में, एक्स डायरेक्शन में देखेंगे, सबसे पहले इनका अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, 2.5 kg है, इस पे टी टेंशन लग रहा है इस वाली तरफ, और एक 7.5 kg वाला ब्लॉक है, इस पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है, एक तो टी टेंशन लग रहा है इधर वाली तरफ, और एक अपना लग रहा है 10 न्यूटन का इधर वाली तरफ। ठीक है, इसके अलावा क्या एक्स डायरेक्शन में कोई और फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा। तो इनका एक्सीलरेशन कितना है, इस ब्लॉक है इसका भी ए एक्सीलरेशन है इस डायरेक्शन में, और इसका भी ए एक्सीलरेशन है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, 2.5 kg है, इसको क्या करेंगे 2.5, ये देखो फोर्स है वो किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर, और ये किसके बराबर होगा, टेंशन फोर्स के बराबर होगा, और ये फोर्स किसके बराबर है, एम ए के बराबर। तो एम कितना है 2.5, ए एक्सीलरेशन आ गया, ये किसके टी के बराबर हो गया। इसी प्रकार से इसके लिए देखेंगे, इस पे जो लगने वाला बल है किसके बराबर होगा, एक्स डायरेक्शन में ये लग रहा है ना, तो ये पॉजिटिव है, तो मैं इसको 10 को पॉजिटिव लिखूंगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए मैं इसको टी को नेगेटिव साइन के साथ लिखूंगा। ये एफ किसके बराबर होगा, ये होगा इसके मास कितना है 7.5, एक्सीलरेशन कितना है ए के बराबर है, ये किसके बराबर हो जाएगा 10 माइनस टी के बराबर। ठीक है ना, तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो, यहाँ से आपके पास में टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी की वैल्यू आ रही है आपके पास 2.5 ए, ये वैल्यू है वो आप रखोगे यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा देखिए 7.5 ए इक्वल टू 10 माइनस ये 2.5 ए। ठीक है, तो एक्सीलरेशन है वो किसके बराबर आ जाएगा, ये इधर वाली साइड जाएगा तो 10 ए के बराबर आ जाएगा ना, 10 ए इक्वल टू 10, ये किसके बराबर जाएगा, ए इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 10/10 करेंगे तो 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको बड़े ही आराम से इन प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। आपको क्या करना है, जिस भी पॉइंट के ऊपर आपको टेंशन फोर्स को कैलकुलेट करना है, आप उस के अंदर उस रस्सी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिएगा और उसको छोटे छोटे मास के ब्लॉक्स में डिवाइड कर दीजिएगा, और उन मास को मान लीजिएगा किसी मासलेस स्ट्रिंग से वो आपस में कॉन्टेक्ट में है, यानी कि रस्सी के साथ वो एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में है। तो उस कंडीशन के अंदर हम बड़े ही आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो मैं थोड़े से एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, जब तनाव है टेंशन फोर्स है वो समान हो उस कंडीशन में, क्योंकि असमान उसके आप समान के अंदर किस तरह से चेंज करना है वो तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो अपने समान वाले कंडीशन के कुछ प्रॉब्लम्स वो देख लेते हैं। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि मान लेते हैं कोई भी एक सरफेस है जिसके ऊपर हमने 3-4 अलग अलग ब्लॉक रखे हैं। ये मान लेते हैं ब्लॉक है जिसका वेट दे रखा है आपका 2 kg दे रखा है, एक दूसरा ब्लॉक है जिसका वेट आपको दे रखा है 4 kg मान लीजिए, एक और ब्लॉक दे रखा है जिसका वेट आपको दे दिया मान लेते हैं 1 kg है। ठीक है, इस ब्लॉक पर इधर वाली डायरेक्शन के अंदर जो लगने वाला जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में दे रखा है आपको 10 न्यूटन का। ठीक है, सेकंड क्या दे रखा है, इधर वाली तरफ जो लगने वाला जो फोर्स है वो किसके बराबर है आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, मान लो कोई भी मान लो 5 न्यूटन का फोर्स दे रखा है। ठीक है, आपसे पहले तो पूछ लिया जाएगा कि सिस्टम है, सिस्टम का टोटल एक्सीलरेशन है वो किसके बराबर होगा, सिस्टम का जो टोटल एक्सीलरेशन है वो किसके बराबर होगा। सेकंड क्या है, सेकंड आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो यहाँ वाली जो रस्सी है, ये वाली रस्सी है, इसमें तनाव बल है वो कितना है, यानी कि T1 है उसकी वैल्यू कितनी है। दूसरा पूछ लिया जाएगा कि यहाँ जो रस्सी है इसमें तनाव बल है वो कितना है, T2 है। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि जो रस्सी है उसका द्रव्यमान है वो 0 है, यानी कि जो मास ऑफ स्ट्रिंग है वो 0 के बराबर है। ठीक है, अपने को पूछा क्या है, T1 है उसकी वैल्यू पूछी है, T2 की वैल्यू पूछी है, और आपसे पूछा है कि सिस्टम है उसका एक्सीलरेशन क्या है। ठीक है, तो देखिए एक चीज तो हमने पहले डिस्कशन कर चुके हैं। आप देखिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इनके फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर ही सोल्व करना है। तो मैं पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर सोल्व करूंगा, फिर इसमें मैंने एक जो आपको बताया कि इनको सारों को एक निकाय एक सिस्टम बांधकर किस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि पहला दूसरा क्वेश्चन ही है तो आपको हर तरह की प्रॉब्लम है वो सोल्व करनी आनी चाहिए, क्योंकि मेथड तो पता होनी चाहिए आपको। तो सबसे पहले अपना 2 kg वाला ब्लॉक है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये 2 kg वाला ब्लॉक है, तो इस पर इधर वाली तरफ कितना बल लग रहा है 5 न्यूटन का, इधर वाली तरफ कितना बल लग रहा है, इस पर T1 टेंशन लग रहा है। आपका 4 kg वाला जो ब्लॉक है उस पर कौन कौन सा बल लग रहा है, इधर वाली तरफ लग रहा है आपका T1 टेंशन, इधर वाली तरफ कितना लग रहा है आपका T2 टेंशन लग रहा है। ठीक है, आप ये आपका जो थर्ड ब्लॉक है 1 kg वाला, 1 kg वाला जो ब्लॉक है उसके ऊपर क्या है, इधर वाली तरफ जो लग रहा है वो कितना एफ फोर्स लग रहा है, कितना न्यूटन है 10 न्यूटन का। इधर वाली तरफ कौन सा लग रहा है, इधर वाली तरफ लग रहा है T2। अब देखिए हमारा सिस्टम है उस पर 10 न्यूटन का बल है वो 5 न्यूटन से ज्यादा है, तो 5 न्यूटन से ज्यादा है तो निश्चित तौर पे हम क्या कहेंगे कि सिस्टम वो साम्यावस्था की कंडीशन में तो है नहीं, साम्यावस्था की कंडीशन में नहीं है, तो सिस्टम है वो किसी ए एक्सीलरेशन के साथ जा रहा है। तो ए एक्सीलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होगा, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में। अगर क्वेश्चन में बच्चों किसी तरह से आपने अगर गलत मान लिया, यानी कि लगना तो चाहिए इस डायरेक्शन में, परंतु आपने अगर डायरेक्शन है वो गलती से इधर वाली तरफ मान ली,
तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो लास्ट में जो आंसर आएगा वो एस्लेशन जो आएगा वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि जो स्टार्टिंग में आपने जो एस्लेशन माना है वो गलत डायरेक्शन में मान लिया, तो उस वजह से नेगेटिव आ रहा है। तो एक क्वेश्चन उस तरह से भी कर लेंगे, परंतु अभी हम कौन सी डायरेक्शन में लेके चलते हैं, जिस डायरेक्शन में हमें लगता है कि आना चाहिए, इस डायरेक्शन में लगता है तो इस डायरेक्शन में हम मान के चलते हैं। तो यानी कि जो जितने भी तीनों ब्लॉक है वो इसी डायरेक्शन में ए एस्लेशन के साथ मूव करेंगे। ठीक है, तो सिस्टम का जो एक्स डायरेक्शन में जो लगने वाला बल है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो देखिए फोर्स है वो किसके बराबर, मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर। तो मास कितना है 2 और एक्सीलरेशन कितना है a, ये किसके बराबर है, तो देखिए T1 फोर्स है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो T1 माइनस 5, किसी को डाउट। इसके बाद में अपना इसके लिए देखें 4 के लिए, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, 4 के लिए अपनी इक्वेशन हो जाएगी 4a इक्वल्स टू T2 माइनस T1। इसी प्रकार से आप क्या कहेंगे अपना 1 kg के लिए, तो 1a इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा अपना 10 माइनस T2। ठीक है, तो ये इसको आप ऐसा ही लिखेंगे। अब आप इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को आपस में ऐड करेंगे इन तीनों को, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा 2 और 4 6 और 6 और 1 7a। ये किसके बराबर हो जाएगा, अब देखिए T1 ऐड करेंगे तो T1 से कट जाएगा, T2 है वो T2 से कट जाएगा, आपके पास में क्या बचेगा, ये 5 है 10 में से कैंसिल आउट होगा तो कितना आ जाएगा अपने पास 5 ही आएगा। तो ए एसिलेशन वो किसके बराबर आ जाएगा 5/7 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके पास में एसिलेशन आ गया। तो एसिलेशन निकालना बड़ा ही आसान है, क्वेश्चन में कभी भी पूछे तो आपको क्या करना है, इसको हमेशा एक सिस्टम मान लेते हैं। हम क्या करेंगे क्वेश्चन सोल्व करते समय आपको दे रखा होगा तो हम तीनों ब्लॉक्स को एक सिस्टम की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, एक सिस्टम की तरह ट्रीट करेंगे, तो सिस्टम में टोटल वेट कितना है आपका 2 4 और 1 7 kg। ठीक है, और इस पर इस डायरेक्शन में कितना बल लग रहा है 10 न्यूटन का बल लग रहा है, इस डायरेक्शन में कितना बल लग रहा है आपका 5 न्यूटन का बल लग रहा है। एक्सलेशन कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है। तो किस तरह से सोल्व करोगे इसको, इसको सोल्व करना बड़ा ही आसान है, 7a इक्वल्स टू 10 माइनस 5। ठीक है, तो a इक्वल्स टू 5/7। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली भी बड़े आराम से इसको सोल्व कर सकते हो, तो घबराना नहीं है। आप चाहे इनकी अलग अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना करके करें, ये हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना के किए हैं। ठीक है, चाहे आप इनको एक निकाय के फॉर्म में भी मान के इसको सोल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं टेंशन फोर्स की किस तरह से, यानी कि तनाव बल है वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो ये भी करना आसान ही है। देखिए किस तरह से, अगर यहाँ से आपने एसिलेशन की वैल्यू है वो अगर यहाँ रख दी जाए, यहाँ रख दी जाए, तो क्या आप T2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, बड़े ही आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ से T2 किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 10 माइनस a के बराबर, और a की वैल्यू कितनी है 5/7 के बराबर, तो 10 माइनस 5/7, तो ये किसके बराबर आएगा 65/7 के बराबर। T2 की वैल्यू आ गई। T1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, T1 की वैल्यू भी यहाँ से बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए क्या आ जाएगा, तो देखिए अपना 2a यानी कि 10/7, क्योंकि 5/7 रखेंगे ना तो 5 इंटू 2 करें मल्टीप्लाई 10/7 ही हो गया, इक्वल्स टू T1 माइनस 5 है, ये माइनस 5 है इधर वाली साइड जाके +5 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T1 आपके पास में आ जाएगा 7, और आप लघुत्तम लीजिए 35 + 45/7। ठीक है, T क्या है, T है अपना फोर्स है, और फोर्स की यूनिट कितनी होती है, फोर्स की कितनी होती है, तो मास का कितना होता है kg मीटर पर। ठीक है, डाउट नहीं है आपको, आप बड़ी ही आसानी से ब्लॉक वाले प्रॉब्लम से वो सोल्व कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि चाहे आपको दे रखा हो क्वेश्चन में स्ट्रिंग वाली प्रॉब्लम दे रखी हो, चाहे नॉन स्ट्रिंग वाली प्रॉब्लम दे रखी हो, आप बड़े ही आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो। दोस्तों टेंशन फोर्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम सोल्व कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि एक स्ट्रिंग है जिसका आपको दे रखा है मास लेस दे रखा है। अभी कुछ प्रॉब्लम हम देखेंगे जिसमें मास लेस है, फिर कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे जिसमें स्ट्रिंग का मास आपको दे रखा होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में फर्स्ट में आपको जो स्ट्रिंग का मास है वो दे रखा है 0, और आपको एक 30 kg का एक ब्लॉक है वो उसके साथ लटका दिया गया है, और यहाँ पर ये जो एंगल दे रखा है वो 45 डिग्री का है। उस कंडीशन के अंदर जो स्ट्रिंग के अलग अलग पोर्शन है उसमें कितना टेंशन फोर्स है वो वर्क कर रहा है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए तो स्ट्रिंग का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है इसमें टेंशन फोर्स जो लग रहा है उसको मैं मान लेता हूँ T1। ये जो हिस्सा है इसमें टेंशन फोर्स जो लग रहा है इसको हम मान लेते हैं T2, और ये जो पोर्शन है उसमें जो टेंशन फोर्स लग रहा है वो है लग रहा है T3। ठीक है, तो T1 T2 T3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे सभी का जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो हम बनाएंगे और फिर उनको इक्वेशन बनाकर उनको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा 30 kg का जो ब्लॉक है उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहा है, तो देखिए 30 kg पर डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगेगा, कौन सा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वजह से, कौन सा लगेगा 30g लगेगा ना। और टेंशन फोर्स T1 है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो आपके पास में T1 की वैल्यू आ चुकी है 30, इसमें किसी को डाउट नहीं रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर अगर T1 फोर्स लग रहा है तो इधर वाला जो छोर है उस पर भी T1 फोर्स वर्क करेगा, इसमें भी किसी को डाउट नहीं है। अगर इधर वाली साइड T2 लग रहा है इधर वाले छोर के ऊपर, तो इधर वाली साइड T2 लगेगा और इधर वाली तरफ T3 लगेगा। ठीक है, अगर ये वाला जो एंगल है वो आपका 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल है वो भी 45 डिग्री होगा।
ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा, T3 के दो कंपोनेंट निकल कर आएंगे। दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, एक तो आपका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, आएगा ना। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा आपका 3 साइन 45 डिग्री, और इधर वाली साइड है वो कितना होगा T3 कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री। क्या लिख दिया, क्या बिल्कुल उल्टा लिख दिया। पर क्या है कि कोस 45 डिग्री के लिए वैल्यू चेंज होगी नहीं, तो कोई इतना ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। T3 कोस 45 डिग्री और इधर वाली साइड T3 साइन 45 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई, क्या आ गई कि देखिए पॉइंट पर इधर वाली साइड कौन सा फोर्स लग रहा है अपना T3 साइन 45 डिग्री, और इधर वाली साइड क्या लग रहा है आपका T1 लग रहा है। तो क्या हो जाएगा, T1 को अपने काउंटर करेंगे T3 साइन 45 डिग्री से, और साइन 45 डिग्री किसके बराबर है, 1/√2 के। तो और देखिए सिस्टम क्या इक्विलिब्रियम में है, क्या सिस्टम में कहीं किसी तरीके का मोशन है, नहीं है। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है तो क्या हो जाएगा आपका जो T1 इक्वल्स टू इसके बराबर हो जाएगा T3 साइन 45 डिग्री, साइन 45 की डिग्री की वैल्यू क्या है 1/√2, वैल्यू पुट कीजिएगा 1/√2, और T1 की वैल्यू क्या है 30G के बराबर रखिए ना, इसको रख दिया तो यहाँ से 30√2 एंड G, ये आपकी आ गई T3 की वैल्यू। किसी को डाउट है वो तो बताइएगा। इसके बाद में अगर हम देखें इस डायरेक्शन में, यानी कि ये वाली जो डायरेक्शन है इसमें अगर लगने वाले फोर्स की बात करें तो इधर वाली साइड तो एक तरफ तो इसका लग रहा है T2 लग रहा है, और इधर वाली तरफ क्या लग रहा है T3 कोस 45 डिग्री लग रहा है। तो T3 कोस 45 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर 1/√2 के बराबर है, तो 1/√2 के बराबर है, तो T2 इक्वल्स टू T3/√2। यहाँ से T3 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में फाइनली T2 की वैल्यू आ जाएगी, T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13G। ठीक है ना। तो बड़े ही आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में आपको ये 45 डिग्री की जगह हो सकता है 37 डिग्री दे दिया जाए, आपको 60 डिग्री दे दिया जाए, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। बस हमें क्या ध्यान रखना है कि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में है या नहीं, यानी समेशन ऑफ F इक्वल्स टू 0 है या नहीं। सेकंड क्या देखना है, हमारा स्ट्रिंग उसमें मास है या नहीं। ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या दे रखा है, सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, सिस्टम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, यानी कि समेशन ऑफ F इक्वल्स टू 0। सेकंड आपको क्या दे रखा है कि जो स्ट्रिंग है उसमें मास है वो नहीं है, मास इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर एक्सीलरेशन कितना, सॉरी टेंशन फोर्स है वो कितना लग रहा है। टेंशन फोर्स यहाँ पर मान लेते हैं T1 लग रहा है, यहाँ पर जो लगना है टेंशन फोर्स वो T2 है, यहाँ जो लगना है वो T3 है, यहाँ जो लगना है उसको T4 बोल देते हैं, यहाँ जो है वो ये T5 है, और यहाँ जो लगना है वो T6 है। सभी को 1 बाई 1 कैलकुलेट करते हैं। जल्दी से बताइए आप कि T1 की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, T1 है वो किसके बराबर होगा, T1 बराबर आ जाएगा अपना 20G के बराबर। किसी को कोई डाउट है इसमें। T4 की वैल्यू बताइए क्या होगी, T4 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, T4 ये रहा आपका, और ये 10 लग रहा है इस साइड, तो देखिए 10G डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो T4 की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 10G। इसमें भी किसी को डाउट नहीं होगा। अब देखिए इसमें T2 और T3 की वैल्यू क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा कैलकुलेट करना आपके लिए इंपॉर्टेंट किस तरह से हो जाएगा। देखिए यहाँ से इधर वाली साइड एक डायरेक्शन मान लेते हैं वाई डायरेक्शन है, ये वाला अगर आपका 45 डिग्री का एंगल है तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 45 डिग्री का एंगल, और अगर ये वाला आपका 30 डिग्री का एंगल है तो ये वाला भी 30 डिग्री का एंगल ही हो जाएगा। तो T2 और T3 के कंपोनेंट क्या बनकर आएंगे अपने पास वो देख लेते हैं। T2 का इधर वाली तरफ जो कंपोनेंट जो बनकर आएगा वो कितना आ जाएगा T2, देखिए अगर ये 45 डिग्री इधर है तो यहाँ इधर वाली साइड आएगा साइन 45 डिग्री, इधर वाली तरफ कितना आ जाएगा T2 साइन 45 डिग्री। ठीक है। अब बात करते हैं T3 के, T3 का इधर वाली साइड जो कंपोनेंट आएगा वो T3 साइन 60 डिग्री, और इधर वाली साइड जो कंपोनेंट आएगा वो आ पाएगा T3 साइन सॉरी कोस कोस 30 डिग्री। क्या लिख रहा हूँ मैं, अरे बच्चों यहाँ साइन 30 डिग्री के बराबर ये आ गया 30 डिग्री है ना, और इधर वाला T3 कोस 30 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अब जो सिस्टम है, सिस्टम पर यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं, देखिए यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट की मैं बात करूँ तो यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है T1 लग रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो आपका लग रहा है T2 साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री किसके बराबर है 1/√2 के, तो 1/√2 कर देते हैं। और कौन सा फोर्स लग रहा है, और लग रहा है आपका T3 लग रहा है, T3 की वैल्यू कितनी लग रही है, T3 की वैल्यू आपकी है T3 कोस 30 डिग्री है, और कोस 30 डिग्री की किसके बराबर होता है √3/2, तो T3 √3/2। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने पास में दो इक्वेशन और निकल कर आ गई, क्या आ गई कि आपका जो T1 है वो किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा T2, क्योंकि सिस्टम देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो आप इसको डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हो प्लस √3/2 T3। ठीक है। अब इसका
एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो भी देख लेते हैं। एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे बल लग रहा है, दो बल लग रहे हैं, एक तो ये वाला लग रहा है और एक ये वाला लग रहा है। तो यहाँ से डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा टी टू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री किसके बराबर है 1/2 के, तो 1/2 करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरह से। ये किसके बराबर है टी टू साइन 45 डिग्री के, तो ये आ जाएगा टी टू, यहाँ T3 है तो इस T3 साइन 45 डिग्री ये 1/√। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। यहाँ पर दोनों साइड जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट करेंगे तो T3 है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी √2T2। ये वाली वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में T2 और T1 में एक रिलेशन आ जाएगा। सबसे पहले तो T1 की वैल्यू यहाँ से रखिएगा, T1 की वैल्यू यहाँ रखिएगा तो क्या आ जाएगा 20G है ना, ये 20G आ गया। सेकंड क्या है T2 की वैल्यू रखेंगे, जिसका मन करे रख दो यार, T2 अपने को तो दोनों कैलकुलेट करना है भाई, √2 प्लस √3/2 है, √3/2 की रखेंगे तो यहाँ पर √3/√2 T2 आ गया। अब इसको आप सोल्व कर लीजिएगा या T2 कॉमन लेकर, √2 भी कॉमन आ रहा है, जो कॉमन लेकर आपके पास में थोड़ा सा सोल्व कर देता हूँ। T2/√2 कॉमन आ गया और आपके पास में 1/√3 आ गया। ठीक है, अब इसे आप अपने हिसाब से सोल्व कीजिए। ठीक है, कर सकते हो आप, मेरा काम सिर्फ आपको इक्वेशन बताना है, इक्वेशन किस तरह से बनेगी। ठीक है, और इक्वेशन बताते हैं किस तरह से बनेगी। ठीक है, यहाँ से T1 T2 की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, आने के बाद में और इक्वेशन कैसे बनेगी वो देख लेते हैं। बच्चों यार लाइक नहीं कर रहे, मैं काफ़ी समय से वीडियो बना रहा हूँ, आप में से ना ही सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं ना ही, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए T4 है, T4 एक तो इस डायरेक्शन में लगेगा T4 आपका, ठीक है, और आपका T6 है वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, एक तो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, कोई डाउट है इसमें वो तो बताइएगा। इसके अलावा कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पर ये T3 लग रहा है ना, T3 के भी दो कंपोनेंट यहाँ पे बनेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, मैं दोबारा बनाता हूँ यहाँ पर क्या बन रहा है। देखिए सबसे पहले T5 है वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, T5 लगेगा इस डायरेक्शन में। T6 है उसके दो कंपोनेंट आएंगे, देखिए ये अगर एंगल 60 डिग्री का है तो यहाँ भी जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा, तो यहाँ पर T6 cos 60 डिग्री और यहाँ T6 साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट अपने पास में कौन से निकल कर आए, एक तो इधर वाली साइड में T6 cos 60 डिग्री और एक इधर वाली साइड क्या है T6 साइन 60 डिग्री। कोई दिक्कत है। T4 कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, T4 लग रहा है आपका इस डायरेक्शन में। कितनी वैल्यू है उसकी, T4 की 10G के बराबर है, 10G के बराबर है। T3 है उसके कंपोनेंट कौन से होंगे, T3 के कंपोनेंट एक तो इस डायरेक्शन में आएगा और एक इस डायरेक्शन में आएगा। कितना आएगा, देखिए ये अगर 30 डिग्री का एंगल दे रखा है आपको तो इधर वाली तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो T3 cos 30 डिग्री और इधर वाली साइड आएगा T3 sin 30 डिग्री। अब सिस्टम हमारा है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो इक्वली करनी है। दो इक्वेशन बनेगी, कौन कौन सी बनेगी, T5 प्लस T3 cos 30 डिग्री, ये किसके बराबर आ जाएगा T3 साइन 30 डिग्री प्लस T6 साइन 60 डिग्री। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन यहाँ से बनेगी, सेकेंड इक्वेशन क्या बनी अपने पास बन गया T6 cos 60 डिग्री, ये बराबर आएगा 10G के बराबर। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1/2 करेंगे तो इधर वाली साइड जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर 10 की जगह 20 वैल्यू आ जाएगी, T6 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 20G के बराबर। अब यहाँ से T6 की वैल्यू यहाँ रखोगे तो आपके पास में कितने आ जाएगा, यहाँ 20G साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2 यहाँ पुट कीजिएगा, कितना आ जाएगा अपना √3/2, ये √3/2। ठीक है, साइन 30 डिग्री 1/2 ये भी पुट कीजिएगा 1/2। ठीक है, यहाँ से अपने T3 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे, वो पुट कीजिएगा, T3 की वैल्यू पुट कीजिएगा, यहाँ भी T3 की वैल्यू पुट करो, यहाँ भी T3 की वैल्यू पुट करो तो T5 भी आपके पास में आ जाएगा। तो बड़ी ही आसानी से हम सभी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर भी किसी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। अभी दोस्तों देखो मैंने इस चैनल स्टार्ट ही किया है और अभी सब्सक्राइबर आज के दिन में इसके 300-350। ठीक है, विषय में अगर आपका सहयोग रहता है, आप इसे पसंद करते हो तो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म इसको बनाने की कोशिश करेंगे जहां आप अपने डाउट्स है वो आप फोटो खींच के हमें शेयर कर पाओ और वहां हम आपके डाउट्स है वो क्लियर करके उसके चाहे वीडियो फॉर्म में या फिर आपका एक पेपर फॉर्म में ही आपको वापस है वो प्रोवाइड करवा दें। ठीक है, तो देखते हैं भविष्य में क्या होता है। आज के समय तो जो सुविधा है उसका आप भी मजा लीजिए। यहाँ पर आपकी दो स्ट्रिंग दे रखी है और स्ट्रिंग को किसी भी मास m से लटका रखा है और स्ट्रिंग क्या है कि जो वर्टिकल के साथ दो एंगल बना रही है अल्फा और बीटा। उस कंडीशन में आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसके दोनों पार्ट्स है उसमें कितना टेंशन फोर्स है वो लग रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में कितना फोर्स है टेंशन, यहाँ T1 मान लेते हैं और इधर वाली साइड है T2 मान लेते हैं। तो इसके दो कंपोनेंट अपने पास मिलकर बनकर तैयार आएंगे। इस इधर वाली साइड क्या बनेगा आपका T2
साइन बीटा, और इधर वाली साइड क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा T1 साइन एल्फा। ये कोई डाउट है? एक कंपोनेंट आपके इधर वाली साइड बनेंगे, कौन कौन सा बनेगा आपका, बनेगा T2 कोस बीटा, और एक कंपोनेंट और बनेगा, क्या बनेगा, T1 कोस एल्फा। ठीक है, और क्या लगेगा, और लगेगा मास m है, उस पर ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन की वजह से mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है? बिल्कुल सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि सिस्टम पर किसी तरह का एक्सीलरेशन वो नहीं दे रखा है, एक्सीलरेशन सिस्टम का जीरो है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में। स्ट्रिंग का मास दे रखा है? नहीं, हमें स्ट्रिंग का मास नहीं दे रखा, स्ट्रिंग का मास m इक्वल्स टू जीरो है। तो उस कंडीशन में हम x डायरेक्शन में लगने वाले जो फोर्स है उसको जीरो के बराबर रखेंगे, y डायरेक्शन में जीरो रखेंगे, तो टोटल अपने पास में इक्वेशन क्या बनकर आएगी, हमारे पास इक्वेशन बनकर आएगी mg बराबर क्या हो जाएगा, T1 कोस एल्फा प्लस T2 कोस बीटा। ठीक है, और यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, दूसरी इक्वेशन अपने पास में आएगी T1 साइन एल्फा प्लस T2 साइन बीटा। सॉरी ब्रदर, यहाँ पर माइनस चिन्ह के साथ आएगा, ठीक है, इक्वल टू जीरो आएगा, तो बराबर के इधर वाली तरफ जाएगा, तो ये बराबर ही लिख देंगे इसको। अब क्वेश्चन में आपने बड़ी आसानी से T1 की वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली, कितनी आ जाएगा, T2 साइन बीटा अपॉन साइन एल्फा। कोई दिक्कत है? अब आपसे पूछ लिया जाए कि भैया T2 की वैल्यू और बताओ, तो किस तरह से बताएंगे, T1 की वैल्यू यहाँ रखिएगा, और जो बराबर के इधर वाली साइड जा सकता है उसको ले जाइएगा और सोल्व कीजिएगा, क्या आ जाएगा, mg इक्वल्स टू T1 क्या है, T2 कॉमन ले लो, जो आता है T2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन बीटा अपॉन साइन एल्फा प्लस कोस बीटा। ठीक है, अब mg के इधर वाली साइड ले जाइए, T2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर भी किसी को डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि जो हमारी जो स्ट्रिंग है उसके अंदर मास दे रखा है, कितना मास दे रखा है, मास m दे रखा है, और आपको पूछा जाएगा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर किसी भी पॉइंट p है उसके ऊपर हमें जो टेंशन फोर्स है उसकी वैल्यू क्या है वो हमें बतानी है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने जैसे देखा वैसे ही इसको मान लेते हैं। हमें क्या करना है कि इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें रस्सी को आप एक ब्लॉक की तरह ट्रीट करेंगे, जहां पर भी आपको टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना है उसको हम एक मास लेस किसमें मानेंगे, किसी मासलेस स्ट्रिंग में मानेंगे, नहीं मासलेस रस्सी में मानेंगे। तो ये आपका रस्सी है जिसमें द्रव्यमान नहीं है, फिर आपका एक ब्लॉक ये वाला हो गया, ब्लॉक कौन सा मान रहा हूँ, ये वाला ब्लॉक, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, जिसका मैं मास मान लेता हूँ m1 है। ठीक है, फिर वापस इसको रस्सी से, यानी कि जहां पर हमें टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना है, ये P बिंदु वाली रस्सी है यहाँ पर। ठीक है, फिर दोबारा अपना जो ब्लॉक आ गया, तो ये ब्लॉक कौन सा है, ये वाला ब्लॉक है जो रह गया आपका, इसकी लंबाई कितनी है, x लंबाई दे रखी है आपको। ठीक है, और इसका मास कितना है आपका m2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अपन उन्होंने स्ट्रिंग को मासलेस क्यों मानते हैं, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोई भी एक मासलेस स्ट्रिंग होती है उसके अंदर हर जगह के ऊपर टेंशन फोर्स है वो इक्वल होता है। अब m1 और m2 की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए भैया सीधी सी बात है, अगर इसकी एकांक लंबाई में, यहाँ देखिए क्वेश्चन में एक मिस्टेक दे रखी होगी, यहाँ पर या तो यहाँ पर ये m मास दे रखा है वो क्या है, इसकी यूनिट लेंथ के अंदर मास दे रखा होगा, तब तो आप इसकी x के अंदर बता सकते हो। ठीक है, या फिर आपको क्या दे रखा होगा, इसकी l लंबाई में मास दे रखा होगा। ठीक है, तो अपने मान लेते हैं इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इसकी l लंबाई में द्रव्यमान m है, तो अगर इसकी l लंबाई में अगर इसका द्रव्यमान m है तो इसकी एकांक लंबाई में द्रव्यमान कितना होगा, m/l, तो इसकी x लंबाई है इसमें द्रव्यमान कितना होगा, m/l। ठीक है, तो ये किसका आ गया मास, ये आपको m2 की वैल्यू आ गई, ये m2 की वैल्यू आ गई। m1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, m1 की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी बड़ी आसान है, एक या तो आप टोटल मास में से इसको निकाल दीजिए, टोटल मास में से नहीं निकालना चाहते तो सीधी सी बात है कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वाली जो लेंथ है ये किसके बराबर हो गई, ये वाली लेंथ हो गई l-x के बराबर हो गई, l-x के बराबर होगी ना, तो यूनिट लेंथ का जो मास है वो m/l है, तो l-x का मास कितना हो जाएगा, l-x का मास हो जाएगा m/l इंटू l-x। डाउट है किसी को, ये किसके बराबर होगा, ये हो गया अपना m1 के बराबर। अब स्ट्रिंग में फोर्स कौन सा लग रहा है, स्ट्रिंग में यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है अपना m2g के बराबर। तो टेंशन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, टेंशन फोर्स यहाँ से लगेगा T1। ठीक है, T2 कौन सा लगेगा, इसमें मान लेते हैं अपना T2 लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। देखिए सिस्टम क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन में, बिल्कुल सिस्टम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, क्यों, क्योंकि सिस्टम में किसी भी तरह का आइसोलेशन है वो तो लग नहीं रहा, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो अपना जो m2 है, m2 में कोई आइसोलेशन नहीं लग रहा, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो कितना लगेगा, इस पर इस डायरेक्शन में जो बल लग रहा है वो अपना होगा m2g के बराबर, यहाँ पे लग रहा है T1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर T1 है वो किसके बराबर आ जाएगा, m2g के बराबर, और m2 की वैल्यू कितनी है, ये रही, वैल्यू पुट कीजिएगा तो यहाँ से जो लगने वाला टेंशन फोर्स T1 है ये किसके बराबर आ जाएगा आपका m2 की, इसकी तो वैल्यू रखनी है यार, m/l x g के बराबर। ठीक है, कोई डाउट हो
कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि कोई भी एक रस्सी है जिसका द्रव्यमान है वो m है और उस m द्रव्यमान की रस्सी को किसी F बल के साथ खींचा जाता है और रस्सी का दूसरा सिरा है वो दीवार के साथ है वो लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो एंगल है वो कितना बनना है, थीटा एंगल बनना है। उस कंडीशन में इसको कितना फोर्स F है उसके साथ खींचा जाए कि यहाँ पर जो हमारा जो सिस्टम है वो साम्यावस्था की स्थिति में बना रहे। ये आपको क्वेश्चन में पूछ रखा है, जो लगने वाला जो बल है उसकी वैल्यू आपसे पूछ रखी है। इस तरह से इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो देखिए, जब भी आपको साम्यावस्था की स्थिति के अंदर कोई भी चीज दे रखी है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, हम करेंगे जो सिस्टम है हमारा, जो यानी कि जो रस्सी है उसको आप एक ब्लॉक में मान लेंगे। तो इसको मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ, क्या उस डायग्राम से आप सेटिस्फाई है या समझ में आता है, आप बताइएगा। देखिए, ये आपकी दीवार है, ये आपका जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट को मैं एक मास लेस एक स्ट्रिंग से इसको डिनोट कर देता हूँ। फिर उसके बाद में जो आपकी रस्सी है, रस्सी को मैं मान लेता हूँ एक ब्लॉक है जिसका द्रव्यमान है m, ठीक है, उसे मैं डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, और इस ब्लॉक के ऊपर एक F फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। क्या इस यहाँ तक किसी को डाउट है? यहाँ पर अगर ये थीटा एंगल बन रहा है तो इसको भी मैं थीटा एंगल मान लेता हूँ। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर अब हमें F फोर्स है वो कैलकुलेट करना है। ये आपकी जो स्ट्रिंग अब जो आपके पास में आ गई, ये क्या है, मास लेस है, मास। ठीक है, और एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि देखिए यहाँ पर जो इसका हिस्सा है, अगर जितने टेंशन फोर्स के साथ वो इस डायरेक्शन में खींचेगी उतना ही बल है वो दीवार की इधर वाली तरफ अप्लाई होगा। तो सेम ही चीज यहाँ पर है, जितना बल है वो इधर वाली तरफ लग रहा है उतना ही टेंशन फोर्स इधर वाली तरफ लगेगा। ठीक है ना। अब देखिए m मास है, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, उसकी वजह से एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में बल लगेगा, क्या लगेगा, mg लगेगा। ठीक है, यहाँ पर ये टेंशन फोर्स यहाँ पर वर्क कर रहा है, तो टेंशन फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे। कंपोनेंट किस तरह से कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा है तो इसका इधर वाली साइड जो कंपोनेंट बनेगा ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा टी कोस थीटा, और इधर वाली साइड जो कंपोनेंट बनकर आएगा वो कितना आ जाएगा, टी साइन थीटा। तो अब अपना सिस्टम क्या इक्विलिब्रियम में। देखिए एफ फोर्स है वो क्वेश्चन में इसी तरह से अपने को पूछा गया कि एफ फोर्स को कितना लगाएं कि अपना सिस्टम वो इक्विलिब्रियम में रहे। यानी कि अगर देखिए एफ फोर्स नहीं लगाओगे तो रस्सी क्या होगी, रस्सी क्या इस तरह से ये गोल किसी थीटा एंगल के ऊपर झुकी रहेगी, नहीं, रस्सी है वो सीधा इस तरह से आ जाएगी, है ना, क्योंकि mg है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, mg इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो mg इस रस्सी को घुमा कर नीचे की तरफ लेकर आ जाएगी। तो रस्सी कभी भी इस कंडीशन में नहीं रहेगी। इस कंडीशन में कौन रख रहा है, ये जो क्षैतिज दिशा में अपने जो एफ फोर्स लगा रहे हैं, ये एफ फोर्स इसको संभाल के रख रहा है। ठीक है, तो सिस्टम को इक्विलिब्रियम में कौन रख रहा है, ये लगने वाला एफ फोर्स है, ये तो रख रहा है। ठीक है, तो अपने मानते इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर जो लगने वाला जो फोर्स है वो क्या होंगे, एफ डायरेक्शन में लगेगा, एफ इक्वल्स टू टी साइन थीटा। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, टी कोस थीटा, वो किसके बराबर, ये वाई डायरेक्शन में है, टी कोस थीटा वो किसके बराबर है, एम जी के बराबर। देखिए एफ की वैल्यू तो अपने पास में आ गई, पर टी की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो टी की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, टी की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी टी इक्वल्स टू एम जी बाई कोस थीटा। ये वैल्यू जब यहाँ रखोगे तो आपके पास में एफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एम जी टेन थीटा। यानी कि इस सिस्टम को अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो आपको कम से कम F इक्वल्स टू एम जी टेन थीटा का फोर्स है वो इस रस्सी के दूसरे सिरे पर अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो कभी भी आपको घबराना नहीं है, अगर रस्सी में द्रव्यमान दे रखा है नहीं दे रखा है उसको हम मासलेस स्ट्रिंग मानकर ही ऑपरेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमें जो हमारी रस्सी है यानी स्ट्रिंग है उसका मास है m दे रखा है, और हमें क्या पूछ रखा है, हमसे पूछ रखा है कि जो पॉइंट ए और जो पॉइंट बी है वहां पर जो लगने वाला जो टेंशन फोर्स है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। देखिए हम जानते हैं कि एक रस्सी है, रस्सी का जो या सेंटर वाला जो मिड पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर एक टेंशन फोर्स वर्क करेगा, टेंशन फोर्स वर्क करेगा ना, और उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर इधर वाली डायरेक्शन जो टेंशन फोर्स वर्क करेगा उतना ही बराबर मात्रा में इधर वाली तरफ एक टेंशन फोर्स वर्क करेगा। ठीक है ना, तो सी पॉइंट पे इधर वाली साइड जो टेंशन फोर्स वर्क कर रहा है वो ही इधर वाली साइड में टेंशन फोर्स वर्क करेगा। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया टी ए और टी बी की वैल्यू फाइंड करनी, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए मास m दे रखा है, तो मास m दे रखा है तो इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर mg फोर्स लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए पॉइंट के ऊपर जो टेंशन फोर्स लग रहा है उसके कंपोनेंट बना लेते हैं। कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, तो देखिए जितना फोर्स है रस्सी है वो इधर वाली तरफ लगा रही है उतना ही फोर्स इधर वाली तरफ भी लगेगा, लगेगा ना। तो अगर ये वाला एंगल है वो थीटा एंगल दे रखा है, ये वाला थीटा एंगल दे रखा है, तो यहाँ से कौन कौन से फोर्स लगेगा, कौन से लगेगा भैया देख लो, एक तो इधर वाली साइड कंपोनेंट बनाना है अपने को और एक इधर वाली साइड। अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला जो एंगल है वो कितना बनेगा, तिरछाभिमुख कौन हो गया ना, ये देखिए समझने की कोशिश कीजिए। ये सीधी लाइन हो गई, ये सीधी लाइन होगी आपकी, और ये इस तरह से काट रही है, ये वाली जो सीधी काट रही है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा, समझ गए ना। तो यानी कि ये जो एंगल आपके पास में आ रहा है ये थीटा एंगल है। ठीक है, तो इधर वाली साइड जो कंपोनेंट बनेगा वो कितना होगा, टी ए कोस थीटा,
और इधर वाली साइड जो कंपोनेंट बनेगा वो क्या होगा, टी ए साइन थीटा। ठीक है, किसी को दिक्कत है? इसी प्रकार से इधर वाली तरफ जो दो कंपोनेंट बनेंगे वो क्या हो जाएगा, ये आपका बनेगा टी बी कोस थीटा, और इधर वाली साइड जो कंपोनेंट बनेगा वो कितना हो जाएगा, टी ए साइन, सॉरी टी बी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। अब हमारा सिस्टम क्या इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है? बिल्कुल सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। तो एक्स डायरेक्शन में जो लगने वाला जो फोर्स है और वाई डायरेक्शन में जो लगने वाले फोर्स है उनको हम इक्वल रख देते हैं। तो कितना आ जाएगा, यहाँ अपना आ जाएगा एक्स डायरेक्शन के लिए टी ए कोस थीटा है वो किसके बराबर आ जाएगा, अपना टी बी कोस थीटा के बराबर। ठीक है, कोस थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, जो टी ए है वो किसके बराबर है, टी बी के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में वाई डायरेक्शन में देखें, वाई डायरेक्शन में क्या लगेगा, वाई डायरेक्शन में आपका लगेगा टी ए साइन थीटा प्लस टी बी साइन थीटा। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आपका एम टी के बराबर। तो यहाँ देखिए टी ए और टी बी ये तो बराबर है, मान लेते हैं ये टी के बराबर ही, टी के बराबर है। तो मैं यहाँ पर भी टी ए और टी बी को हटाकर सीधा टी लिख देता हूँ, देखने में सुंदर लगेगा ना। तो यहाँ से आपके पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, आपके पास में आ जाएगा टू टी साइन थीटा, ये किसके बराबर आ जाएगा, एम जी के बराबर। तो यहाँ से जो टी की वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, एम जी बाई टू साइन। ये टेंशन फोर्स किसके बराबर है, ये आपका टी ए और टी बी के बराबर है, टी ए और टी बी के बराबर, यानी कि इसके दोनों सिरों पे जो लगने वाली बल है उसके बराबर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे।